मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 4 जुलाई 2024 और हम लोग करने वाले हैं न्यूज़पेपर की एनालिसिस। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको एक अनाउंसमेंट जो है वो करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग अभी डीएनए के अंदर कुछ फंडामेंटल चेंजेस करने वाले हैं आने वाले टाइम में, जिसकी शुरुआत आज से ही थोड़ा बहुत हम लोग डेफिनेटली करेंगे। बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड कि हमारा जो कोर्स है डीएनए वाला जो हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, दैट शुड बी मोर स्पेसिफिक एंड द टारगेट ओरिएंटेड। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर के 5-6 आर्टिकल्स ले रहे थे विच वर बेसिकली मोर फ्रॉम द प्रीलिम्स सेक्शन। उसमें से एक आधा टॉपिक हम लोग बीच में एडिटोरियल ले रहे थे या कोई दूसरा टॉपिक ले रहे थे जिसकी थोड़ी सी मेंस वाली ओरिएंटेशन थी। तो दोनों चीज़ें एक्चुअली यहाँ पे मिक्सअप हो रही थी। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक हैं जो डेली न्यूज़पेपर्स में आते हैं उसे हम लोग सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इसके एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। जो मेंस ओरिएंटेड आपके टॉपिक्स होते हैं जो इशू बेस्ड होते हैं, जिनके बैकग्राउंड होती है, जिनमें कोई करंट इशू होता है, जो एक प्रॉब्लम के आसपास हो सकते हैं, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, उसमें हमें बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच चाहिए होती है। उसमें काफ़ी समय लगता है मेंस के पर्सपेक्टिव से उस तरह की डीप अंडरस्टैंडिंग को बनाने में, जिसमें आधा घंटा भी लग सकता है, 45 मिनट्स भी लग सकते हैं उस एक टॉपिक में। सो अभी बिकॉज हम लोग आधा पौना घंटा सिर्फ एक ही पूरी कंप्लीटली वीडियोस को दे रहे थे, तो प्रीलिम्स वाले टॉपिक तो ठीक ठाक से कवर हो रहे थे, लेकिन मेंस वाले टॉपिक में जो है काफ़ी कम टाइम हम लोग यहाँ पे दे पा रहे थे। तभी हम लोगों ने क्या किया है, वी आर गोइंग टू टेक 5 to 6 टॉपिक्स एवरी डे फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। अभी द हिंदू में हम लोग स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, क्योंकि इस साल का हम लोगों ने पेपर देखा है, लास्ट ईयर का भी देखा था। तो द हिंदू के अलावा इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड या जो इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स हम लोग लेने वाले हैं। तो 5 to 6 टॉपिक्स एवरी डे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द न्यूज़ हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। बहुत इन डेप्थ नहीं रहेगा, लेकिन वीक में वी आर गोइंग टू कवर 3 to 4 टॉपिक्स फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। वो ऐसे टॉपिक रहेंगे जो हो सकता है किसी एडिटोरियल ओरिएंटेड ना हो, लेकिन उनकी जो अप्रोच रहने वाली है वो पूरी तरह से मेंस ओरिएंटेड रहेगी। इन डेप्थ एनालिसिस उसकी मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, और वो एनालिसिस ऐसी रहने वाली है ना, अगर आपने उस एनालिसिस को देख लिया तो उसके अलावा फिर आपको उस टॉपिक को पढ़ने की कहीं और से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 150 वर्ड हो चाहे 250 वर्ड हो, किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आप आराम से अपने मेंस के अंदर उसको लिख सकते हो। इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है करंट अफेयर के टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे पर्पज़ रहने वाला है। आई होप आप लोग इसको सपोर्ट करोगे एंड आई एम 100% श्योर कि आप इसे पसंद भी करोगे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हों जो यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस या किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते हों, तो उनको भी इसमें डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, क्योंकि जो पहली वीडियो आएगी वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहने वाली है, करंट अफेयर फैक्ट बेस्ड ज़्यादातर वो रहने वाली है, तो सबको यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है। लेकिन जो दूसरा वीडियो आएगा वो ज़्यादातर जो है वो यूपीएससी ओरिएंटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हेल्प करने वाला है, क्योंकि अभी मेंस भी जो है अभी कुछ बच्चे आप में से लिखने वाले हैं डेफिनेटली, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट देने वाले हैं उसे नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे ना, और बहुत अच्छा कंटेंट भी मिलेगा आपको, एकदम बिल्कुल बढ़िया बनाया हुआ कंटेंट फ्रॉम A to Z। तो ये हम लोग बेसिकली यहाँ पर चेंजेस करने वाले हैं। करंट अफेयर जो ओरिएंटेड प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो फर्स्ट वीडियो आएगी वो हर रोज़ जो है 11:30 से 12 o'clock के बीच में आएगी, बिकॉज सुबह सुबह कंटेंट तैयार करने में आई नीड सम टाइम एक्चुअली। और जो मेंस वाली वीडियोज़ हैं वो 3 से 4 आपको हफ्ते में मिलेंगी। इन डेप्थ एनालिसिस उसकी हम लोग करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसकी शुरुआत हम लोग थोड़ी सी आज से कर लेते हैं, बाकी कल से जो है प्रॉपर हम लोग इसमें जाएंगे। तो जैसे आज प्रीलिम्स के लिए आई हैव टेकन 5 टॉपिक्स है, ठीक है। मिनामी तोरिशिमा आइलैंड, ये टॉपिक आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ प्लेस इन न्यूज़, राइट। उसके अलावा आप इसको इकोनॉमी वाले सेक्शन से भी कर सकते हैं, साइंस वाले सेक्शन से भी कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स में आपसे सिंपली पूछ लेता है कि इस तरह का जो आइलैंड है वो न्यूज़ में था, ये क्यों न्यूज़ में था, सिंपल सवाल पूछता है। उसके अलावा स्नो ब्लाइंड एंड्रॉयड मालवेयर, इसके बारे में बात करेंगे, ये भी बिल्कुल साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से आपको पूछ लेगा। वाटर हाइंसिथ, ये टॉपिक हम लोगों ने थोड़ा सा कल भी किया था, आज इसको मैंने फिर से इंक्लूड किया है। क्या है ये, एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है, इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और इसके कुछ गुड आस्पेक्ट कुछ बैड आस्पेक्ट वो थोड़ा सा हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ऑन द सरफेस। उसके अलावा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, इसका जो परमिशन है बेसिकली
वो काफ़ी समय से जो है वो अटका हुआ था। फाइनली हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का। हालांकि ये अभी इसमें डिज़ाइनिंग और डिस्कशन प्रोसेस में है, इसको बनने में बहुत समय लगेगा और हो सकता है 2034 तक ये हम लोग इसको फाइनली इंडक्ट भी कर लें। उसके अलावा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा न्यूज़ में रहता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग हमेशा प्रीलिम्स में सवाल आते हैं। जिन भी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया पार्ट है बहुत एक्टिव या जिसके अंदर रिसेंटली कोई डेवलपमेंट हुई है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग ये 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधा पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं, मिनामी तोरिशिमा आइलैंड। पहले आप इस आइलैंड की मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है जापान, ठीक है, चाइना आपको नजर आ रहा है, जापान आपको नजर आ रहा है। तो जापान से अगर आप जाओगे थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ, यहाँ पे एक आइलैंड है मिनामी तोरिशिमा आइलैंड। अच्छा, इस आइलैंड की कहानी भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। यह आइलैंड 1898 में जापान के द्वारा अनेक्स किया गया था, तो बहुत सालों तक जापान का इसके ऊपर कंट्रोल रहा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका एक्चुअली ऑक्यूपाइड दिस, लेकिन बाद में अमेरिका और जापान के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। तो 1968 में अमेरिका रिटर्न्ड दिस आइलैंड टू जापान। अब ये आइलैंड ना कोई खास नहीं था अब तक, क्या थोड़ा यहाँ पे नेवल बेस बना हुआ था सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए अमेरिका का, या थोड़ा सा जापानी सोल्जर्स भी यहाँ पे थे, उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि यह इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 230 मिलियन टन, 230 मिलियन टन, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, क्रूशियल मिनरल्स मिले हैं। कौन से मिनरल मिले हैं आपको? यहां पे मिला है कोबाल्ट, 610,000 मीट्रिक टन कोबाल्ट मिला है। 740,000 मीट्रिक टन आपको निकल मिला है। कोबाल्ट और निकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने में जो बैटरी होती है उसके अंदर सबसे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली जो जापान की इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री है, इवन पूरे वर्ल्ड की, खासकर जो जापान के मित्र देश हैं जैसे अमेरिका है, यूरोप है, उनके लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है। 75 ईयर्स तक यह आइलैंड जापान की कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। 15 से 20 साल तक यह जापान की निकल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। यह सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यह इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय में अगर आप देखें प्रेजेंटली दुनिया में मोस्टली जो इस तरह के क्रूशियल मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनको चाइना कंट्रोल करता है, उनकी सप्लाई को चाइना कंट्रोल करता है। अफ्रीका में जो माइंस वगैरह ये बनाई जाती हैं अलग अलग कंट्रीज में, वहाँ पे मोस्टली चाइनीज कंपनीज जो है उनको एक्वायर किया हुआ है। तो एक तो ये जापान को इंडिपेंडेंस देगा फ्रॉम चाइना, नॉट ओनली जापान लेकिन अमेरिका को भी इंडिपेंडेंस देगा। तो उस पर्सपेक्टिव में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पैसिफिक ओशन के अंदर जो ज़्यादातर आपको आइलैंड मिलेंगे उनका जो ओरिजिन है वो टेक्टोनिक ओरिजिन है, यानी कि वो वोल्केनिक इरप्शन से बने हैं। जापान खुद वोल्केनिक इरप्शन से बना है, राइट। लेकिन ये जो आइलैंड है ये एक कोरल अटोल है, ठीक है, यानी कि कोरल रीफ से बना है और ये टोक्यो से 1200 माइल्स आपको देखने को मिलता है। इसकी लोकेशन अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। तो इसीलिए ये आइलैंड न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है इतना पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, दैट मच इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली सफिशिएंट। डिफरेंट तरीके से यहाँ से सवाल पूछ सकता है, पूछेगा भाई मिनामी तोशिमा आइलैंड जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में था, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, कौन से ओशन के अंदर है ये, क्यों न्यूज़ में था, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपसे पूछ सकता है। इसका ओरिजिन भी पूछ सकता है। तो इसका ओरिजिन टेक्टोनिक के साथ साथ इसका जो मेजर ओरिजिन है वो है कोरल, ठीक है, कोरल रीफ से बना है। इतना याद रहेगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्नो ब्लाइंड एंड्रॉयड मालवेयर। पहले तो यहीं से सवाल पूछेगा आपसे वो, दैट स्नो ब्लाइंड मालवेयर वाज रिसेंटली न्यूज़। ये कौन सी डिवाइस को टारगेट करता है? ये एप्पल को करता है, एंड्रॉयड को करता है, कौन सी डिवाइसेस को टारगेट करता है? तो ये एंड्रॉयड डिवाइसेस को टारगेट करता है, जो हम लोग मोबाइल फ़ोन चलाते हैं बेसिकली। तो एक मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी को टारगेट करने के लिए उसके सिस्टम के अंदर एंटर करवाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा मालवेयर क्या होता है, कई टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुई हैं, कई बार इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका नाम है स्नो बाइंड। तो ये बेसिकली जब एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर एंट्री करता है तो डेटा चोरी कर लेता है, और इतना स्मार्टली डेटा चोरी करता है
कि यूज़र को पता भी नहीं चलता है। तो आपकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, आपके जो पासवर्ड्स होते हैं, आपके जो ईमेल आईडीज़ होती हैं, उनकी चोरी कर सकता है। जो फाइनेंशियल डेटा आपके पास है, आपका मोबाइल के साथ साथ जो आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह जो आप कनेक्ट करके रखते हैं, लिंक करते हैं, वो चोरी कर सकता है और आपके डिवाइसेस को पूरी तरह से हाईजैक भी कर सकता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके डिवाइस को यूज़ कर लेगा। वो सब यहाँ पे होता है। लेकिन ये एंड्रॉयड डिवाइस पे ही क्यों होता है, एप्पल डिवाइसेस पे फिलहाल क्यों नहीं है? हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, क्योंकि एंड्रॉयड ना एक लाइनक्स कर्नल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड्रॉयड डिवाइसेस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। और ये जो लाइनक्स कर्नल का जो फीचर है, इसे बोलते हैं सैकॉम्प। ये मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। सैकॉम्प एक सिस्टम होता है एंड्रॉयड के सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि लाइनक्स से कनेक्टेड है। वो बेसिकली एंड्रॉयड डिवाइसेस को प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये उसी प्रोटेक्टिव सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। और ये जो मतलब सिक्योरिटी के लिए फीचर बनाया था, वो बेसिकली सिस्टम की वल्नरेबिलिटी हो गई है। ठीक है, तो आपके कोड को टेम्पर कर सकता है, जो कि ऑपरेटिंग कोस्ट के जो कोडिंग होती है, जो पर्दे के पीछे होती है, हमें दिखाई नहीं देती, हम तो सीधा सिस्टम ही यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, वो सब यहाँ पे रहता है। एक बार अगर ये सिस्टम के अंदर एंट्री कर जाता है, ठीक है, तो फिर ये आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी एप्लीकेशंस हैं उनकी सैंड बॉक्सिंग करना शुरू कर देता है और आपके सिस्टम को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। तो ये है आपका स्नो ब्लाइंड एंड्रॉयड मालवेयर। अब इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जब जैसा भी आपने यहाँ पे देखा, उनके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। हमेशा न्यूज़ में रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, जब हम लोग पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक वगैरह पढ़ते हैं। जैसे मालवेयर, तो मालवेयर तो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर ही बना है, मलीशियस सॉफ्टवेयर। तो मलीशियस तो वही होता है जिसके इरादे जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, बेसिकली आपको गलत इंटेंशन से ही टारगेट किया जाता है, हार्मफुल इंटेंट होता है इसका डेफिनेटली। तो आपके मैसेजेस को, पिक्चर्स को चोरी करना हुआ, आपके सिस्टम को डैमेज करना हुआ, आपके ईमेल्स पढ़ने हुए, राइट, फाइनेंशियल डिटेल्स आपके जो है चोरी करना हो जाता है, तो वो सब चीज़ें बेसिकली मालवेयर करता है। तो इट्स अ मलीशियस सॉफ्टवेयर। प्रीलिम्स में यहाँ से पहले ही 2 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। सैकॉम्प क्या होता है? इसका मतलब होता है सिक्योरिटी कंप्यूटिंग मोड। तो जो लाइनक्स कर्नल फीचर होता है जो आपके एंड्रॉयड का, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर बेस्ड होता है, ये उसका सिक्योरिटी कोड होता है, जो कि आपके डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है थोड़ा सा, इतना ही काफ़ी होता है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, आपको ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की या सिक्योरिटी इंजीनियर बनने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इतना कर लोगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एप्पल का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसे ही एंड्रॉयड का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉयड को पावर करता है। ठीक है, एंड्रॉयड भी अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके पीछे जो कोडिंग या जो सिस्टम रहता है दैट इज़ लाइनक्स, ये भी एक ओपन सोर्स ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली इनका पर्पज़ ये होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है बेसिकली? ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पज़ होता है आपके हार्डवेयर में और आपके सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करना, यही पर्पज़ होता है। तो जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ऐप स्टोर से और जो आपके मोबाइल फ़ोन का हार्डवेयर होता है, दोनों को कंबाइन करके आपको एक सीमलेस सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ये इसका मतलब होता है। तो लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच एक्चुअली फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर ऑफ योर डिवाइस एंड द हार्डवेयर ऑफ योर डिवाइस। कर्नल क्या होता है? कर्नल बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस केस में हम लोग लाइनक्स की बात कर रहे हैं, उसका एक फीचर होता है, बेसिकली कोडिंग एक फीचर होता है जो कि हेल्प करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। सैंड बॉक्सिंग क्या होता है? जैसे मान लो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई अनवांटेड जो है वो मालवेयर आ गया, ठीक है, कोई वायरस आ गया, तो सैंड बॉक्सिंग का मतलब ये होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एंट्री करने से पहले ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ब्लॉक कर देता है। किसी ऐप, मान लो आपके पास व्हाट्सएप है, अगर व्हाट्सएप को टारगेट किया गया है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और आपके व्हाट्सएप को क्या करेगा, पहले से ही सिक्योर कर लेगा ताकि आपके अलावा कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ सैंड बॉक्सिंग। सैंड बॉक्सिंग मीन्स नाउ यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, आपके चारों तरफ एक आइसोलेशन, एक दीवार क्रिएट कर देगा ताकि कोई और उसके अंदर एंट्री ना कर पाए। लेकिन जो हैकर्स होते हैं बहुत चालाक होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ कोडिंग के अंदर वल्नरेबिलिटी ढूंढ ही लेते हैं
और फिर आपके सिस्टम को हैक भी कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे बढ़ें। वाटर हैंसिथ क्या है? वाटर हैंसिथ एक बहुत ही खतरनाक और सबसे ज़्यादा फैलने वाला एक इन्वेजिव स्पीसी है। दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, पर्पल टाइप के इसके फ्लावर्स होते हैं, और आपने गांव वगैरह में, लेक्स वगैरह में देखा होगा कि इस तरह की जो वेजिटेशन है वो कवर रहती है, राइट। दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन है बहुत खतरनाक। खतरनाक इन द सेंस इसीलिए है क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है आपकी वाटर बॉडीज़ में तो उसको पोल्यूट कर देता है। तो अभी अगर आप केरला में जाएंगे, केरला में मोस्टली जो वाटर बॉडीज़ हैं, जिसमें स्पेशली यहाँ पे एक का मैं नाम लेना चाहूँगा, वेम्बनाड, जो हम लोगों ने कल भी किया था न्यूज़पेपर में। वेम्बनाड का 1/3 जो पूरा एरिया है वो इस तरह के वाटर हैंसिथ से कवर हो चुका है। और सिर्फ ये एक ही लेक की प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली पूरे इंडिया में जो वाटर बॉडीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम है। और सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, मोर देन 50 कंट्रीज इन द वर्ल्ड उन्होंने वाटर हैंसिथ को वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट इन्वेजिव स्पीसीज डिक्लेयर किया है। पूरी दुनिया में फैल गया है, ठीक है। तो है क्या, देखेंगे अगर आपने, देखो वैसे आपने, आई होप आपने सबने देखा ही होगा, तो एक स्पॉन्जी टाइप का जो है इसकी जो है स्टॉक्स रहती हैं, और ये एक बेसिकली वीड है। ये डिज़ायरेबल नहीं होता है बिल्कुल भी, राइट। ये साउथ अमेरिका से आया था, ठीक है, साउथ अमेरिका से आया था। उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया, एशियन कंट्रीज़ में आ गया। पर्पल कलर के इसके बड़े शानदार फूल होते हैं, लेकिन खूबसूरत चेहरे के पीछे कभी कभी एक शैतान भी छिपा होता है, तो वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर लागू होता है। तो वाटर हैंसिथ क्या है ना, बेसिकली अब देखो, दिस इज नॉट गोइंग टू लिव फॉर एवर, अल्टीमेटली ओल्ड आर गोइंग टू डाई एंड न्यू आर गोइंग टू बोर्न। तो जब पुराने वाटर हैंसिथ की डेथ होती है तो उनका जो वेस्ट मटेरियल वो कहाँ जाता है, वो तो बॉटम पे ही जाएगा, राइट। 1 एकड़ ऑफ वाटर हैंसिथ दे कैन एक्चुअली डिपॉजिट 500 टन ऑफ रोटिंग प्लांट मटेरियल एट द बॉटम ऑफ द वाटरवेज। तो जो लेक्स वगैरह है हमारी, उसके नीचे वो जमा हो जाता है। तो जो शिप्स वगैरह आते हैं उनको रोक देता है। जो फ्लड आती है उसमें काम नहीं करती, क्योंकि वाटर लेवल बहुत कम हो जाता है, शैलोनेस कम हो जाता है, शैलोनेस बढ़ जाती है, डेप्थ कम हो जाती है वाटरवेज की। तो बोट ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा जहाँ पे वाटर हैंसिथ की ग्रोथ होती है वहाँ पे मस्कीटोज़ की भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। मस्कीटोज़ जो कि डेंगू, चिकनगुनिया वो सब भी फैलाते हैं, उस केस में भी बहुत डेंजरस है। हालांकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वाटर हैंसिथ के बारे में वो नेगेटिव ही हैं, लेकिन इसका एक बेनिफिट नज़र आता है, वो ये है कि हैवी मेटल्स को ये अब्जॉर्ब कर लेता है। हैवी मेटल्स जो कि हमारी इंडस्ट्री से निकलती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस सेंस में कहीं ना कहीं हमारे जो वाटर की जो हेल्थ है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। तो पोल्यूट तो करता ही है, लेकिन वो हैवी मेटल्स को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वाटर का जो पोल्यूशन है वो 2 तरीके से मेज़र किया जाता है। एक होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और एक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। देखिए ज़रा, देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो सिंपल होता है, बहुत सिंपल है। जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा हमारे वाटर के अंदर, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो वो डिकम्पोज तो होगा ही। डिकम्पोज कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। बैक्टीरिया डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करता है। इट मीन्स मोर बैक्टीरिया, मोर कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, इसका मतलब हमारे वाटर में ऑक्सीजन कम हो जाएगी। वाटर में ऑक्सीजन कम होगी तो जो मरीन लाइफ है उनकी डेथ हो जाएगी। ऑब्वियसली वो सफोकेट हो जाएंगे, उनको सांस नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई है। तो मोर ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर बॉडीज, मोर डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय द बैक्टीरियाज, मोर बैक्टीरिया मीन्स लेस ऑक्सीजन। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन डन बाय बैक्टीरियाज टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। यहां पे सिर्फ हम लोग ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं, बाकी केमिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं। फिर आता है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो डिमांड यहाँ पे भी ऑक्सीजन की है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि वाटर के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक तो नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिक भी तो होते हैं। उनको डिकम्पोज करने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उनका भी ऑक्सीडेशन होता है। उनके लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
इन दोनों तरीके से पोल्यूशन के लेवल को वो मेज़र किया जाता है। और जो वाटर हांसित है ये बेसिकली बीओडी को कम ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देता है हमारे वाटर बॉडीज़ में, और इसकी वजह से वो पोल्यूटेड हो जाते हैं। इतना आपने याद रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, आपके इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन वाले चैप्टर से। ठीक है जी, आगे बढ़ें। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये देखिए इसका नाम ही एडवांस है, तो यानी कि ये 5th जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट होगा, अभी बना नहीं है। 5th जनरेशन मतलब बहुत ही एडवांस लेवल का हो जाएगा। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहेगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि इतना एडवांस होता है इसे एनिमी के रडार भी नहीं पकड़ पाते हैं, एडवांस होता है। और ये मल्टी रोल करता है। मल्टी रोल इन द सेंस कि सिर्फ कॉम्बैट के काम नहीं आता है, ये सर्विलियंस के काम भी आता है, ये रिकन्नेसांस के काम भी आता है, ठीक है, ये सर्वेज के काम भी आता है, ये अटैक करने के काम भी आता है। तो बहुत सारे मल्टी रोल इसके होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये अलग अलग जगह से जो है वो उड़ान भर सकता है। तो यह है बहुत एडवांस। अभी तक इंडिया ने इसको डेवलप नहीं किया है, बट अभी हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उससे परमिशन मिल चुका है। लगभग 9,000 करोड़ रुपीस इसके लिए अलॉट किए जा चुके हैं। और ये जो इसका जो एक प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप मतलब एक डमी टाइप का रहता है जिसको टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। हो सकता है कि वो 28-29 तक जो है वो बन जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन हमारी है। लेकिन इस तरह के केसेस में यूजली जो डेडलाइन हमेशा एक्सटेंड होती रहती है। और फिलहाल ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है अगर सब कुछ सही चला तो 2034 तक हम इसे फाइनली अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट भी कर लेंगे। और इंडिया के डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि चाइना के पास ये है, रशिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। इंडिया पे फिलहाल ये 5th जनरेशन हमारा इंडिजेनस नहीं है, तो इसे हम लोग खुद बनाएंगे बेसिकली। ठीक है, खुद बनाएंगे। इसको डिज़ाइन किया जाएगा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, और अभी तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी इसके लिए वो टारगेट दे दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो, तो कुछ प्राइवेट कंपनीज़ को भी बेसिकली इनवाइट किया गया है। लेट्स सी कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। टाटा उसमें फोर फ्रंट पे है, तो वो भी यहाँ पे रहेगा, क्योंकि पैसे का मामला है, एडवांस टेक्नोलॉजी का मामला है, तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसके 2 वेरिएंट होंगे, एक होगा मार्क 1 वेरिएंट जो कि 5th जनरेशन होगा, एक होगा मार्क 2 वेरिएंट जो कि 6th जनरेशन होगा। ये 6th जनरेशन वाला तो शायद 2040 तक चला जाएगा, तो इसमें अभी इन चीज़ों में काफ़ी समय लगता है। तो ये इंडिजेनस होगा। इंडिजेनस इन द सेंस इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सब इंडिया में ही तैयार किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको सिर्फ अकेले ही बना रहे हैं। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिकल जो कंपनी है अमेरिका की, उसके इंजन का हम लोग यूज़ करेंगे। उसके अलावा फ्रांस की एक कंपनी है सारन, उसका नाम है सारन, उस कंपनी का भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, उनके इंजन्स का यूज़ करने वाले हैं। और ध्यान रखना ये डबल इंजन होगा, ये सिंगल इंजन नहीं है। तो इन केस अगर फाइट चल रही है, एक इंजन अगर फेल भी हो जाता है तो दूसरा इंजन जो है उसकी कैरी ऑन कर सकता है। तो बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा वॉर हेड कैरी कर सकता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, रडार की पकड़ में आएगा नहीं। तो ये कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। 5th जनरेशन का जो एक्टिव एयरक्राफ्ट अभी फिलहाल दुनिया में है, अमेरिका के पास है F-22A रैप्टर बोलते हैं, यूएसए के पास F-35 है, चेंगडू जो है J-20 चाइना के पास है। चाइना ने इवन तिब्बत वाले बॉर्डर में भी इसको तैनात कर दिया है। सुखोई Su-57 जो रशिया का है वो यहाँ पे एक्टिव है। कुछ डेवलपमेंट में चल रहा है, जैसे टर्की कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, रशिया भी कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया का तो है ही है एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट कैरियर, तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो हम भी लोग इसको डेवलप कर रहे हैं। तो लेट्स सी आगे कहाँ तक ये जाता है। लेकिन अगर जब ये बनेगा ना, हमारे डिफेंस फोर्सेस का जो मोरल है, हमारी जो कैपेसिटी है, उसको कई गुना बढ़ा देगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक आर्टिकल है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले हम इसको पास्ट में कई बार कर चुके हैं और शायद आपने भी पहले इसको अच्छे से पढ़ा ही होगा। अब ये दोबारा से न्यूज़ में क्यों है? देखिए, जब से रशिया यूक्रेन वाला इशू हुआ है, चाइना ने भी इंडिया को परेशान करना शुरू कर रखा है बहुत सालों से। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, चाइना, ठीक है, किर्गिज रिपब्लिक, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके अलावा पाकिस्तान भी है भैया यहाँ पे, इंडिया तो है ही। पर्पज़ ये था कि ये सारे कंट्री आपस में कोऑपरेट करेंगी और एक दूसरे को
सा लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, दैट वाज द बेसिक पर्पस। लेकिन चाइना क्या करता है, हमेशा इंडिया को परेशान करता है किसी ना किसी तरीके से। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी कजाकिस्तान में जो मीटिंग होने वाली है वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना के, भाई आप एक तरफ कोऑपरेशन का नाम लेके दूसरी तरफ हमें परेशान नहीं कर सकते। तो इसीलिए मोदी जी नहीं जाएंगे, जयशंकर जी को वहाँ पे भेजने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में रहता है। अब थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्या है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड आपने ध्यान देना है, परमानेंट। एग्जाम में कभी यूपीएससी वाला क्या करते हैं, परमानेंट की जगह टेम्परेरी दे देते हैं। इट्स अ परमानेंट। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2001, लेकिन जब कई सारी कंट्रीज़ ने इसको बाद में रेटिफाई किया तो फाइनली सितंबर 19, 2003 के अंदर ये फोर्स में आया। उस समय सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर मीटिंग हुआ था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। 2005 के अंदर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ रशियन एंड द चाइनीज़। तो इसमें हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यूजुअली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे इंग्लिश कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई मेजर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है नहीं बेसिकली। तो रशिया और चाइनीज़ हम लोगों ने रखा है। इंडिया की तो कोई ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने हिंदी को यहाँ पे इंक्लूड किया ही नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे दो मेजर बॉडीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसे रैट्स बोलते हैं। ये ताशकंद में सिचुएटेड है और बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है, टू कॉम्बैट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड द सेपरेटिज्म। थोड़ा मजाक सा लगता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान इसका मेंबर है और रैट्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जिस तरह से अफ़गानिस्तान भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, चाइना इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो भाई आप तो टेररिज्म को बढ़ाने वाले हो, टेररिज्म को काउंटर थोड़ी करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं आप यू आर नॉट बेसिकली वॉकिंग योर टॉक्स, है ना। कथनी और करनी में बहुत फ़र्क नज़र आता है, और यही एक रीज़न है कि इंडिया अभी थोड़ा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से दूर जा रहा है, क्योंकि आप कहते कुछ और मीटिंग्स में बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप हमारे ऊपर हमें परेशान करते हो, है ना। अलग अलग जगह पे जो है वो कभी अरुणाचल में, कभी हिमाचल में, कभी आप J&K के अंदर परेशान करते हो। वो इश्यूज़ यहाँ पे आते हैं। तो फिलहाल इसके अंदर 9 मेंबर हैं, पाकिस्तान इसका एक मेंबर है, ठीक है। और देखिए, जब ग्रुपिंग का फ़ायदा तो तब है ना जब आप आपस में कोऑपरेट कर रहे हो। पाकिस्तान इंडिया तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेशन तो बहुत दूर की बात है। तो फिलहाल इसके अंदर ईरान को भी ऐड किया गया। ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान और इंडिया, ये जो है यहाँ पे कंट्री हैं। 3 ऑब्जर्वर बेसिकली स्टेट्स हैं यहाँ पे, जिसमें अफगानिस्तान और मंगोलिया का नाम आता है। बेलारूस को भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है, क्योंकि बेलारूस और रशिया काफ़ी क्लोज हैं ऑब्वियसली, और इस समय रशिया यूक्रेन के अंदर जो इशू चल रहे हैं, तो बेलारूस का भी वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है। अजरबैजान, अर्मेनिया, बहरीन, इजिप्ट और कंबोडिया, कतार, ये इसके डायलॉग मेंबर हैं, और भी हैं, ठीक है। तो क्या आपको ये डिटेलिंग याद रखनी है? 110%। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर इंडिया एक एक्टिव पार्ट है, या एक्टिव पार्ट था और अब नहीं है, किसी भी तरह से इंडिया का स्टेक होल्डर है वहाँ पे, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हर साल एक आध क्वेश्चन आता ही आता है। कभी कभी यूपीएससी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम पूछता है जो आपने शायद दुनिया में कभी सुना नहीं होगा ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभी सुनी सुनाई ऑर्गेनाइजेशन से पूछता है, ऐसी डिटेलिंग पूछता है जो शायद आपने बच्चे से नहीं पढ़ी होंगी। तो ये बेसिकली वही डिटेलिंग है जो आप यूजली इग्नोर कर देते हो, पढ़ लेते हो लेकिन याद नहीं रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। एक इसके अंदर काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स होता है, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। एक के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि साल में एक बार मीटिंग करते हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी यहाँ पे होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर नज़र रखते हैं। और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जो है थोड़ा बहुत जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है। गोल सुन के तो आपको हंसी आएगी बेसिकली यहाँ पे। गोल ये है कि भाई म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना है, आपस में फ्रेंडशिप डेवलप करनी है, गुड नेबरलीनेस, अच्छा पड़ोसी बनना है। तो इसमें तो मैं मतलब आपको भी हंसी आएगा, ना तो हमारा पाकिस्तान अच्छा पड़ोसी है, ना हमारा चाइना अच्छा पड़ोसी है, लेकिन बातें कर रहे हैं कोऑपरेशन की, ठीक है, पीस की, सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की, न्यू डेमोक्रेटी,
कौन है डेमोक्रेसी? रशिया डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज डेमोक्रेसी नहीं है, है ना। इंडिया को भी फ्लोड डेमोक्रेसी कहा जाता है दुनिया के द्वारा, तो हालांकि ऐसा है नहीं, बट फिर भी। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं। और ये कह रहे हैं भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को जो है सपोर्ट करेंगे। तो चाइना और रशिया, पाकिस्तान, इन सबकी अलाइनमेंट सबको पता है कहाँ है, तो नॉन अलाइनमेंट कहाँ से हुआ? बेसिकली इसका जो टारगेट है, जो कि पर्दे के पीछे टारगेट है, वो यही है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनकी जो हेजमनी है, ठीक है, चाहे वो IMF हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड बैंक हो या और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं काउंटर करना है और एक सेपरेट ग्रुपिंग बनानी है, जिसमें से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट ग्रुपिंग है। और चाइना, क्योंकि इसके अंदर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो इसके थ्रू कहीं ना कहीं चाइना उस हेजमनी को चैलेंज करने की कोशिश करता है थ्रू शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आज के यही टॉपिक थे और क्रिस्प डिस्कशन मैंने करने की कोशिश की है, कम से कम इन डेप्थ में जाने की मैंने कोशिश की है, ताकि समय थोड़ा आपका जो है बचे यहाँ पे। आपको डिस्कशन कैसा लगा, क्या इसके अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं? डेफिनेटली अपनी तरफ से तो मैं इसमें अंदर कुछ ना कुछ बेटर करूँगा, इंप्रूव करूँगा ही, बट आप प्लीज़ यहाँ पे सजेशन दीजिए। जो नया हम लोगों ने मॉडल डेवलप किया है, क्या वो आपको ठीक लग रहा है? प्रीलिम्स के लिए सेपरेट और मेंस के लिए सेपरेट, ताकि थोड़ा सा ओरिएंटेड रहें। जो बच्चे मेंस लिखने वाले हैं इस बार, ऑब्वियसली वो तो ज़्यादा वहीं पे फोकस करेंगे। इवन जो बच्चे नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अभी से आप जो है तैयारी करना शुरू करें अच्छे से करंट अफेयर का, क्योंकि चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, 2 साल का करंट अफेयर तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, मिनिमम। तो थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, एट द एंड ऑफ द डे एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पे बढ़िया डेवलप हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।